हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ब्रोकन एटम्स। राइट ना, तो जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया था, वी विल स्टार्ट सून एंड दैट कंटेंट विल बी रिलेटेड टू द नीट एस्पायरेंट्स 2023 एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू लॉट्स फॉर योर जेई एग्जाम। राइट ना, जेई मेंस एंड एडवांस, क्योंकि केमिस्ट्री इज़ द कॉमन सब्जेक्ट फॉर द बोथ एस्पायरेंट्स। राइट ना, तो यू कैन फॉलो फ्रॉम दैट टिल योर एग्जामिनेशन and I will try to give you the best content and that will be the related to your NEET examination as well as JEE examination, right ना। तो पहले हम सिलेबस को सीक्वेंस में स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको मैंने पहले डिस्कस किया था कि कैटेगरी वाइज अगर हम सेगमेंट के हिसाब से देखें तो 40% जो क्वेश्चन होता है आपका वो फिजिकल केमिस्ट्री से होता है एंड 30% का जो कंटेंट होता है क्वेश्चंस का दैट इज़ फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम क्लास को स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली बच्चे को टफ लगता है। तो पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, अपना पहले सिलेबस ख़त्म करेंगे ताकि हमारे पास रिवीजन के लिए आपके एग्ज़ाम के टाइम पर जो रिवीजन हो उसके लिए हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कुछ स्पेयर टाइम बचे, ताकि मैं एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो उसको हम लोग डील कर सकें। राइट ना, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द लेक्चर विल स्टार्ट फ्रॉम द GOC क्लास 11 एंड आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द क्लास 12 लेक्चर। राइट ना, तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है आज का और आज से हम कोशिश करेंगे कंटिन्यू रहने का। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट लेक्चर है आपका GOC और दैट इज़ फ्रॉम द क्लास 11। राइट ना, तो आप अपना पेन पेपर नोटबुक संभाल लीजिए ताकि हमारी जर्नी और आपकी जर्नी दोनों साथ साथ चले। राइट ना, ओके। तो बेटा जब हम बात कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद में एक बहुत बड़ा हिस्ट्री रखता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद में क्या करता है बेटा, एक बहुत बड़ा हिस्ट्री रखता है। हिस्ट्री कहने का मतलब क्या होता है आप समझ सकते हैं कि इनिशियली व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे स्टार्च, शुगर सॉल्यूशन, अल्कोहल, जिलेटिन, गम, प्रोटीन्स, बायोलॉजिकल एंजाइम्स, दीज आर द कंपाउंड्स विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स। तो हमारा क्या था ना कॉन्सेप्ट कि हम सोर्स के बेसिस पर, ऑरिजिन के बेसिस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले कैटेगराइज किया करते थे। और ये जितने भी कंपाउंड्स है लाइक शुगर हो गया बेटा, स्टार्च, अल्कोहल, रेजिन्स, ऑयल, प्रोटीन्स, विनेगर, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो सोर्स के बेसिस पर हमारे एक केमिस्ट हैं, हमारे एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है निकोलस लैमरी। फर्स्ट टाइम he is able to classify the atoms on the basis of origin from they get, है ना, कि उस कंपाउंड को किस ऑरिजिन से प्राप्त किया उसके बेसिस पर उन्होंने उसको कैटेगराइज किया। तो 1665 से हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स स्टार्ट हुआ। पहले हमने कंपाउंड्स को ऑरिजिन के बेसिस पर 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया, जिसमें से सबसे पहला जो अपना बेटा जो सबसे पहला अपना है, ठीक है ना, वो है अपना क्या, वो है बेटा मिनरल कंपाउंड्स। मिनरल कंपाउंड्स कहने का मतलब क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा मिनरल्स, आपको समझ में आता है। मिनरल्स कहने का मतलब क्या है, द एलिमेंट विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, लाइक जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। राइट ना, तो वैसे कंपाउंड्स जो बेसिकली एक अर्थ क्रस्ट के एलिमेंट से बने हो, ठीक है, वैसे कंपाउंड्स को हम लोग मिनरल कंपाउंड्स कहते हैं। और मिनरल कंपाउंड्स की कैटेगरी में दैट कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, दीज आर कंसिडर्ड एज मिनरल कंपाउंड्स। तो फर्स्ट टाइम अगर हम बात करते हैं फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन का, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज डन बाय द साइंटिस्ट दैट इज नोन एज निकोलस लैमरी। आपको नाम याद रखना है, निकोलस लैमरी इन 1665 एंड अकॉर्डिंग टू हिम द कंपाउंड इज कैटेगराइज्ड इनटू मिनरल कंपाउंड्स, वेजिटेबल कंपाउंड्स एंड एनिमल कंपाउंड्स। मिनरल कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स obtained from the minerals, for example the compounds of copper, gold, silver, right now these are the mineral compounds। मतलब कॉपर सल्फाइड हो गया बेटा आपका, सिल्वर क्लोराइड हो गया आपका, राइट ना, गोल्ड क्लोराइड हो गया, दीज आर द मिनरल कंपाउंड्स बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। नेक्स्ट है आपका वेजिटेबल कंपाउंड। वेजिटेबल कंपाउंड्स कहने का मतलब बेटा क्या, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, ठीक है ना, या दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द वेजिटेबल, लाइक फॉर एग्जाम्पल या फ्रूट, राइट ना। सो प्लांट प्रोडक्ट is considered as vegetable compounds, and in that category we have seen the sugar that is extracted from the cane sugar, citric acid and the different types of protein. Right now further we can categorize the compounds which is extracted from the animals and that is termed as animal compounds। एनिमल कंपाउंड्स में बेटा आपने देखा होगा कि जैसे एनिमल्स से हम लोग क्या
casein proteins present in the milk of cow, right na, and albumin present in the egg proteins. Yeah, we can say that egg proteins hota albumin, right na. So these are the compounds which can be extracted from the animal, so that's why it is categorized as animal compounds. ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है बेटा, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, राइट ना. ओके नाउ बट आप कहते हैं ना कि जब हमारी जर्नी स्टार्ट होती है ना, तो हमारे बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जो दूसरे के क्लासिफिकेशंस को एक बेहतर आइडिया देने का काम करते हैं. एंड द नेक्स्ट केमिस्ट एंड द नेक्स्ट साइंटिस्ट विच इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, राइट ना, एंटोनी लैवोसियर, दे आर कमिंग विद द एवोल्यूशनरीज आइडियाज़. उनका आइडिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक नया मोड़ दिया, राइट ना, और उनके आइडिया के बेसिस पर कंपाउंड्स को फर्दर क्लासिफाइड किया गया, राइट ना. अब देखिए यहाँ पर फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री हमने बोला आपको क्या, कि द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री हैं बेटा जी, दैट इज टर्म्ड एज एंटोनी लैवोसियर, है ना. ये आपको बीपीएससी तक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, और जनरल कॉम्पिटिशन्स में भी बेटा ये पूछा जाता है. तो एंटोनी लैवोसियर इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री. एंड in 1784 they have some hypothesis, like for example all the compounds obtained from vegetable and animal source always consist at least carbon and hydrogen. पहले मैं कुछ हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, then we will go for the modern organic chemistry. ठीक है, वहाँ से भी ऐसे भी मज़ा आने लगेगा आपको. ठीक है, अभी हम थोड़ी सी हिस्ट्री को समझते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट जाग जाए कि शुरुआत हमने कहाँ से किया. ठीक है ना, और उस समय हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं होती थी, उतना टूल्स भी नहीं होता था, तो हम सिर्फ हाइपोथेसिस लिखते और उसके बेसिस पर हम क्या करते थे, कंपाउंड्स को कैटेगराइज करते थे. तो सबसे पहला एक इवोल्यूशनरीज आइडियाज़ डेवलप किया गया, एंड दैट आइडियाज़ इज डेवलप बाय द फादर ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज नोन एज लैवोसियर. नाउ बेटा देखो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन, उनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होता है. ओके, नाउ आफ्टर दैट द सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ nitrogen, phosphorus, sulfur, right ना, along with carbon and hydrogen. मतलब उनके अकॉर्डिंग कार्बन और हाइड्रोजन इज द प्राइमरी एलिमेंट दैट कंसिस्ट बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड along with carbon and hydrogen the organic compound also have some trace element of nitrogen, phosphorus and sulfur. नाइट्रोजन बेटा डीएनए में आपके डीएनए एडेनाइन, थाइमिन, गुएनाइन, साइटोसिन, ठीक है, यूरासिल, दीज आर द नाइट्रोजनस प्रोडक्ट, राइट ना. एंड डीएनए ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोरस, एंड जिस प्रोटीन के साथ डीएनए पैक होता है देयर पैकिंग प्रोटीन ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ सल्फर. तो यहाँ से ऐसा जोड़ा गया कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ ट्रेस एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, एंड दैट ट्रेस एलिमेंट विल बी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर कर सकते हैं. ठीक है ना. ओके नेक्स्ट. अब देखिए बेटा लैवोसियर ने क्या किया, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट से मिला, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एनिमल से मिला, उन दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एनालिसिस किया. जब उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एनालिसिस किया और केमिकल स्ट्रक्चर्स पता किया, तो दे फाउंड दैट द केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट एंड द ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल्स बोथ हैव सिमिलर स्ट्रक्चर्स. अगर दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर है तो लैमरी का जो क्लासिफिकेशन था दे वॉज डिफॉल्टेड. ठीक है ना, उनको हटाया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया. क्यों? क्योंकि अगर सोर्सेस के बेसिस पर आपने कंपाउंड्स को कैटेगराइज किया बट दे हैव सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर्स, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, देन हाउ वी कैन कैटेगराइज सेम कंपाउंड्स इन टू डिफरेंट कैटेगरी, दैट दिस इज नोन एज प्लांट या वेजिटेबल कंपाउंड, एंड दैट इज कॉल्ड एनिमल कंपाउंड्स, राइट ना. तो इसलिए उन्होंने कंपाउंड्स को एक अलग मोड़ दिया क्लासिफिकेशंस के लिए, राइट ना बेटा. तो देखते हैं उनकी क्लासिफिकेशंस क्या हैं, एक बार देखो. हाँ, तो उनके क्लासिफिकेशंस हैं हमारे पास. क्या उन्होंने क्या बोला, देखो कि कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. द वेरी फर्स्ट कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड द सेकेंड कंपाउंड इज नोन एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहने का मतलब क्या बेटा जी, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहने का मतलब द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कार्बन, राइट ना, एंड दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लाइक प्लांट हो, एनिमल्स हों, प्रोकैरिया हों, प्रोटिस्टा हों, मोनेरा हों, राइट ना, किसी भी
लिविंग ऑर्गेनिज्म से अगर आप कोई कार्बन के कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं देन दैट कंपाउंड इज कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ओके, नाउ एंड द कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक द मैटर, राइट, नॉन ऑर्गेनिक मैटर्स या नॉन लिविंग मैटर्स, देन सच कंपाउंड्स इज कंसिडर्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इन्होंने कंपाउंड्स के कैटेगरीज में एक नया क्लासिफिकेशन ऐड किया और ये क्लासिफिकेशन बेटा हुआ क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, देखो क्या है नेक्स्ट हमारा, क्या है नेक्स्ट, देखिए क्या है नेक्स्ट देखो बेटा, अगला हमारा जो इवोल्यूशन हुआ, दे आर कमिंग फ्रॉम वाइटल फोर्स थ्योरी। देखो अब ये वाइटल फोर्स थ्योरी क्या था, इनका अलग सोच था, अलग हाइपोथेटिकल सिचुएशन था। इन्होंने देखा क्या कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने प्लांट से या जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने एनिमल से बनाए या एक्सट्रैक्ट किए, उनको लैब में नहीं बनाया जा रहा था। अगर लैब में नहीं बनाया जा रहा था तो उन्होंने सोचा कि अगर हम इस कंपाउंड को लैब में नहीं बना सकते हैं, इसका मतलब क्या, देयर इज सम हिडन फोर्स, राइट ना, विच आर एबल टू मेक दैट टाइप ऑफ कंपाउंड्स, या फिर देयर आर सम नेचुरल पावर दैट इज टर्म्ड एज गॉड, राइट ना, सो दैट गॉड या फिर दैट हिडन पावर is able to synthesize such type of organic compound in the body of living cells। तो उन्होंने क्या बोला कि हमारे बस की बात नहीं है, we are not able to synthesize the organic compound into the laboratory, right now, so some natural power, some hidden power is able to make them, that's why we told that vital force theory, VFT, vital force theory, right now। so vital force theory is given by बर्जीलियस बेटा जी। उन्होंने क्या सजेस्ट किया, देखो इन 1815 सजेस्टेड दैट देयर इज ए मिस्टीरियस फोर्स दैट इज नोन एज गॉड, राइट ना, नेचुरल पावर, सो दैट इज मिस्टीरियस फोर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वॉज नेम्ड एज वाइटल फोर्स, वो वाइटल फोर्स है। सेड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन ए लैब। उन्होंने बोला क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकता है, वो मिस्टीरियस फोर्स बना सकते हैं, हम लैब में नहीं बना सकते, ठीक है ना, हम लैब में नहीं बना सकते। बट उन्हीं का एक स्टूडेंट जिनका नाम है वोलर, इन 1828 1828 ईस्वी में उन्होंने एक्सीडेंटल रिएक्शन देखा, एक एक्सीडेंटल रिएक्शन देखो क्या बेटा। तो वो क्या कर रहे थे, वो एक्चुअली एक अलग फिनोमेना पर काम कर रहे थे, ठीक है, और उस अलग फिनोमेना पर उन्होंने क्या किया, देखो एक्सीडेंटल रिएक्शन है ये, दिस इज अ टाइप ऑफ एक्सीडेंटल रिएक्शन। एक्सीडेंटल रिएक्शन देखो क्या है, लैब में होलर क्या कर रहे थे, तो लैब में होलर अमोनियम सल्फेट को पोटेशियम साइनेट के साथ हीट किया। जब अमोनियम सल्फेट पोटेशियम साइनेट के साथ रिएक्ट किया, देन दे आर एबल टू फॉर्म अ कंपाउंड्स बाय डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज अमोनियम साइनेट। तो ये कंपाउंड जो है बेटा, वो कंपाउंड आपका हो गया क्या, अमोनियम साइनेट, राइट ना, अमोनियम साइनेट। इस अमोनियम साइनेट को फर्दर वो थर्मली डिकम्पोज किए। आफ्टर द थर्मल डिकम्पोजिशन दिस अमोनियम साइनेट इज एबल टू कन्वर्ट इनटू द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन, कि इनके अमोनियम साइनेट देखो ना, आप इसको बैलेंस कर सकते, देखो NH4CNO है और इसी का ओरिएंटेशन हुआ NH2C डबल बॉन्ड O NH2। तो देखो बेटा, 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है बेटा, यहाँ पर भी 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 1 ऑक्सीजन। तो क्या हुआ, देखिए फिर से वो क्या काम करते हैं, होलर काम करते क्या, अमोनियम सल्फेट को पोटेशियम साइनेट के साथ रिएक्ट करके कोई इनऑर्गेनिक रिएक्शन परफॉर्म कर रहे थे। उस इनऑर्गेनिक रिएक्शन में आफ्टर द डबल डिस्प्लेसमेंट उनको क्या मिला, एक कंपाउंड मिला दैट इज नोन एज अमोनियम साइनेट। फर्दर एक्स्ट्रा टेम्परेचर के कारण वो अमोनियम साइनेट डिकम्पोज हुआ और एक कंपाउंड मिला एंड दैट कंपाउंड इज़ वेरी सिमिलर, क्या इज़ एग्जैक्टली कंपाउंड विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यूरिन ऑफ ह्यूमन के यूरिन से जो कंपाउंड मिलता है एंड दैट कंपाउंड इज़ नोन एज यूरिया, राइट ना, उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, यूरिया। उसका केमिकल स्ट्रक्चर्स और इस केमिकल रिएक्शन से ऑब्टेन केमिकल स्ट्रक्चर दोनों सिमिलर थे, तब जाकर के बर्जीलियस के जो वाइटल फोर्स थ्योरी थे
उनको डिस्कार्ड कर दिया है, क्योंकि अब हम लैब में बना सकते हैं. So now, according to Wöhler, what we can say that the organic compounds can be synthesized into the lab. Right now, organic compound can be synthesized into the lab now by different chemical reaction. हम लोग देखेंगे एक एक करके कौन कौन से ये केमिकल रिएक्शन है जिसके बेसिस पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं. अब देखिए यहाँ पर देखो क्या था बेटा. फर्स्ट कंपाउंड कौन था? फर्स्ट कंपाउंड कौन सा है बेटा? फर्स्ट कंपाउंड कौन सा है बेटा जी? तो फर्स्ट कंपाउंड जो है आपका वो है बेटा जो हमने ऑब्टेन किया वो है, देखो, अमोनियम साइनेट. इसको हीट कर रहे थे, कंपाउंड सी रीअरेंज हुआ, हमें जो मिला वो क्या मिला? यूरिया. सो फर्स्ट आइसोलेटेड कंपाउंड्स एक्सीडेंटली इन द लैब इज यूरिया. आफ्टर दैट लॉट्स ऑफ कंपाउंड्स इज सिंथेसाइज इनटू द लैब. ठीक है, फ्रॉम देयर एलिमेंट. लाइक जैसे फॉर एग्जांपल कोल्बे. नेक्स्ट जो कारनामा किया वो कारनामा किनका था? कोल्बे का. अब देखो कोल्बे साहब ने क्या किया, तो कोल्बे ने 1845 में एसिटिक एसिड सिंथेसाइज किया फ्रॉम देयर एलिमेंट. राइट ना, एलिमेंट, उनके एलिमेंट से उन्होंने एसिटिक एसिड को क्या किया? सिंथेसाइज किया. नेक्स्ट फिर है बेटा क्या? 1856 में बर्थलॉट मीथेन को सिंथेसाइज किया. राइट ना, ये सब छोटे छोटे चीज़ हैं, आप याद रख सकते हैं. ठीक है, कोई चांस है यहाँ से भी क्वेश्चंस नेम रिएक्शंस डायरेक्टली पूछा जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं. डिस्कवरर के भी नाम पूछे जाते हैं, या फिर मैट्रिक्स में ये रह सकता है कि एसिटिक एसिड किसने आइडेंटिफाई किया, मीथेन किसने आइडेंटिफाई किया. राइट ना, यूरिया का फॉर्मेशन किसने किया. बिकॉज दीज आर द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट दे कैन बी सिंथेसाइज इन द लैब. सो दे हैव देयर ऑन इम्पोर्टेंस, है ना, आप इससे डिनाई नहीं कर सकते. ठीक है, ओके बेटा. तो यहाँ तक थी हमारी कहानी हिस्ट्री के. यहाँ तक कहानी थी किसकी? हमारी हिस्ट्री के. अब हमें समझना है, देखो क्या आगे कुछ जनरल केमिस्ट्री की बातें हम कर सकते हैं. तो देखो जनरल केमिस्ट्री ऑफ कार्बन यानी बेसिकली वी कैन से दैट केक्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ बॉन्डिंग, है ना. केमिकल बॉन्डिंग भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है. तो केक्यूल्स का प्रिंसिपल क्या था? देखिए उन्होंने क्या बोला, देखो कि कार्बन हैज़ 4 वैलेंस. ये सबको मालूम है कि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 वैलेंस ही शो कर सकता है. कार्बन हैज़ अ प्रॉपर्टीज ऑफ कैटेनेशन. कैटेनेशन कहने का मतलब था सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज. राइट ना, खुद से जुड़ करके एक लॉन्ग चेन बनाने का टेंडेंसी. सो इट मेक लार्ज चेन विथ एडिशन ऑफ अदर कार्बन. सो वन कार्बन कैन अटैच विद अनदर कार्बन, देन फर्दर द सीक्वेंस कैन बी प्रोसीड फॉर ए लॉन्ग चेन. राइट ना. नेक्स्ट देखो बेटा क्या कहा, अ कार्बन एटम कैन शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन. 2 इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स विथ अदर कार्बन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड. तो दैट में देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गया. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया बेटा. और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गया ना. ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना. 6 इलेक्ट्रॉन क्या, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय 2 एटम्स, नॉट पर एटम. ऐसा नहीं सोचना है कि 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन शेयर कर सकते. नहीं, द शेयरिंग मीन्स व्हाट, between the 2 atoms of carbon how many electrons can be shared. तो देखिए for the single bond the 2 electrons can be shared, 1 electrons per atoms. For double bond 2 electrons मतलब 4 electrons can be shared, 2 electrons per carbon atom. For triple bond 6 electrons can be shared, 3 electrons per atom. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है बेटा अभी तक यहाँ तक? ओके, तो ये था आपका केक्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ बॉन्डिंग. नेक्स्ट देखिए उन्होंने एक दो बातें और समझाया जिसके बेसिस पर आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स भी समझ सकते हैं. देखो केक्यूल्स ने क्या कहा, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं एलिमेंट का उसको आप डॉट या क्रॉस के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लाइक जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है बेटा, आपने देखा होगा. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं 1s2 2s2 एंड 2p2. राइट ना, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेकेंड हो गया और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 4. अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो कार्बन का सिंबल क्या होगा अकॉर्डिंग टू द केक्यूल्स. तो ये बेटा कार्बन है आपका और इसके 4 इलेक्ट्रॉन. हम 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को या तो डॉट से दिखा सकते हैं या तो क्रॉस से दिखा सकते हैं. तो अगर आपको क्रॉस बनाना है तो आप 4 क्रॉस बना सकते हैं इस तरीके से, 4 अलग अलग पॉइंट्स. या आप क्या कर सकते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखा सकते हैं कुछ इस तरीके से. ठीक है, आप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखा सकते हैं बेटा कुछ इस तरीके से. दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, है ना. तो इलेक्ट्रॉन्स of carbon atoms either can be represented by cross, either can be represented by dot. So these are the
प्रिंसिपल ऑफ बॉन्डिंग डेवलप बाय द साइंटिस्ट दैट इज़ नोन एज केक्यूल्स। ठीक है, फिर यहाँ तक क्लियर है ना? आगे बढ़ें फिर। ओके, फिर चलो बेटा। ओके, नेक्स्ट जर्नी हम देखते हैं। यहाँ पर कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो कि आपको मालूम होने चाहिए। ये आपका जनरल प्रॉपर्टीज़ है तो ये आपको मालूम होना चाहिए। देखो अब क्या कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कहने का मतलब क्या? सिंपल टर्म्स बेटा, द कंपाउंड्स विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एज ए प्राइमरी एटम्स, कार्बन हाइड्रोजन एज ए प्राइमरी एटम्स along with some amount of ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हमने बोला प्रोटीन्स में सल्फाइड बॉन्ड होता है, फॉस्फोरस डीएनए में फॉस्फेट बॉन्ड होता है, फ्लोरीन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरीन फ्रोमीन, ब्रोमोफॉर्म CHBr3, राइट ना, आइडोफॉर्म CHI3. So these are the primary elements along with hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus, chlorine. These are the trace of elements which help to form the organic compound. ठीक है, ओके नेक्स्ट देखिए। सो दीज आर जनरली फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जनरली लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स। सो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, these are the compounds of carbons and hydrogens which is generally exist in the body of living organism. Next, these compounds may be gas, liquid and solid in nature. अब देखो गैस की बात करते हैं तो आपने देखा हो गैस की बात, नेचुरल गैस CH4, मार्स गैस CH4, मीथेन गैस CH4, कोल गैस CH4, राइट ना। सो दीज आर द नेचुरल गैसेस, सो दीज आर द गैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट बेटा लिक्विड, इथेनॉल, विनेगर, डेली लाइफ का मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, दीज आर द लिक्विड, फिनॉल लिक्विड है। अब बात है सॉलिड, तो वैक्स, स्टार्च है ना, लैक्टोज, एल्बुमिन, कैसीन, ये सब सॉलिड है। सो दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ सॉलिड नेचर। नेक्स्ट देखो बेटा क्या कहता है, बीइंग कोवैलेंट इन नेचर दीज हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब कहता है क्या कि जो आपका कंपाउंड्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, generally organic compounds is the compounds of carbon hydrogen, so they have tendency to share the electrons. By the sharing of electrons covalent bond can be formed. तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होने से हम लोग कह सकते हैं कि आपने पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट में एक कोवैलेंट नेटवर्क होता है। कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है हाई होता है, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कोवैलेंट बॉन्ड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो लो होता है। बट विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम वी कैन से दैट द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट विल इंक्रीजेस। तो ये हम फर्दर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ के रूप में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट देखो क्या बेटा, दीज आर जनरली वोलेटाइल एंड इनफ्लेमेबल इन नेचर। तो जनरली जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट्स कम होता है तो वोलेटाइल होते हैं, ठीक है ना। जैसे एसीटोन, एसीटोन क्या होता है, नेल पेंट रिमूवर के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। ईथर नेल पेंट रिमूवर के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। एसीटोन्स क्या होता है, आप अपने पाम पे रखो और पाम को रब करोगे इवेपरेट हो जाएगा। ईथर भी सेम होता है। तो दे आर वोलेटाइल इन नेचर, राइट ना। नेक्स्ट देखो क्या है, इनफ्लेमेबल मतलब उसमें आसानी से कंबशन के प्रोसेस से आग लग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस। ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनमें कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है और कोवैलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं। नेक्स्ट, दे पोजेस डिस्टिंक्ट कलर एंड ऑर्डर। ऑर्डर की बात करते हैं तो देखो मीथेन गैस का सफोकेटिंग ऑर्डर होता है ना, इथेनॉल का अपना ऑर्डर होता है, विनेगर का अपना ऑर्डर होता है, ईस्टर का फ्रूटनिंग स्मेल होता है ना, फिनॉल का अलग फ्रेगरेंस होता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स के तो ऑर्डर ही डिफरेंट होते हैं, ओडोनिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट ना। तो इन सब का ऑर्डर अलग होता है, कलर अलग होता है। सो दीज आर द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है बेटा जी, ओके। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, यहाँ से आपकी असली जर्नी स्टार्ट होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की असली जर्नी आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। अब यहाँ से आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा क्या है यहाँ पर, कहता है क्या आपको आपने पढ़ा भी होगा कि कार्बन कंपाउंड्स यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन हैज़ टेंडेंसी टू फॉर्म मिलियन ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। तो
तो कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बेसिस पर कार्बन जो है वो मिलियंस ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है? तो जो बेटा मिलियंस ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है कार्बन, उसके पीछे रीजन है क्या? कैटेनेशन। सबसे पहला रीजन है कैटेनेशन। कैटेनेशन कहने का मतलब क्या होता है? तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, द प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्फ लिंकिंग। ठीक है, कार्बन का खुद से जुड़ने का जो टेंडेंसी होता है उसी को कैटेनेशन कहते हैं। और इस सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज से कार्बन क्या कर सकता है? तो एक लॉन्ग चेन बना सकता है, स्ट्रेट चेन बना सकता है, राइट ना, साइक्लिक चेन फॉर्म कर सकता है। सो डिफरेंट काइंड ऑफ चेन कैन बी फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ कैटेनेशन। तो कैटेनेशन के प्रोसेस में देखो, यानी यहाँ पर क्या है कि कार्बन का खुद से जुड़ने की टेंडेंसी, ये स्ट्रेट चेन हो गया, लॉन्ग चेन है, ये स्ट्रेट चेन, ये बेटा आपका स्ट्रेट चेन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है बेटा, अगर हम बात करते हैं कुछ इस तरीके का, ये बेटा देखो ब्रांच्ड चेन है, कार्बन खुद से जुड़ रहा है, ये आपका ब्रांच्ड चेन, ब्रांच्ड चेन, खुद से कार्बन जुड़ रहा है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करते हैं कार्बन का, एटलीस्ट 3 कार्बन इज रिक्वायर्ड फॉर द साइक्लिक, ये क्लोज चेन है, साइक्लिक चेन है, साइक्लिक चेन है, राइट ना। तो साइक्लिक चेन के लिए कम से कम कितने हैं? 3 कार्बन होने चाहिए, राइट ना, एटलीस्ट 3 कार्बन। सो कैटेनेशंस का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैटेनेशंस करने का मतलब क्या? द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए आपका जो प्रॉपर्टीज होना चाहिए, सिग्निफिकेंट क्या, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ कैटेनेशन? कैटेनेशन आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको बोला अभी क्या कि कैटेनेशन कंपाउंड मतलब कैटेनेशन अगर है तो कैटेनेशन मतलब सेल्फ लिंकेज। सेल्फ लिंकेज के बेसिस पर हम कार्बन को अलग अलग कंडीशंस में कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे हमने बोला क्या, अगर हम कैटेनेशन का सिग्निफिकेंट बात करते हैं तो सिग्निफिकेंट में देखो बेटा क्या हो गया, सिग्निफिकेंट में सबसे पहली बात है हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये फॉर्म कर सकता है लॉन्ग चेन, ये फॉर्म कर सकता है लॉन्ग चेन। अगर ये लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है बेटा तो लॉन्ग चेन 2 तरीके का होता है, एक होता है स्ट्रेट, एक होता है ब्रांच। एक हो सकता है स्ट्रेट, स्ट्रेट चेन, और दूसरा होता है बेटा क्या, ब्रांच्ड चेन, दूसरा होता है ब्रांच्ड चेन। ठीक है, तो एक हो गया आपका स्ट्रेट चेन और दूसरा होता है क्या, ब्रांच चेन। ठीक है, नेक्स्ट, तो स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन का एग्जांपल हम देख भी सकते हैं कि कार्बन को आप जोड़िए, कार्बन को आप जोड़ दीजिए 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से लॉन्ग चेन हो गया। और ब्रांच चेन की बात करते हैं तो ये भी लॉन्ग हो सकता है आपका, तो ब्रांच चेन की बात कर सकते हैं बेटा, देखो 1 2 3, यहाँ पर चौथा कार्बन आपका क्या है, ब्रांच्ड है। ठीक है, 1 2 3 4 5, एक कार्बन को यहाँ पर लगा दिए, ये सब ब्रांच चेन है ना। तो कार्बन के सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज़ को हम कैटेनेशन बोलते हैं और ये इसका सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट देखिए आपको एक चीज़ और समझना, दूसरा चेन जो है बेटा इसका, दूसरा चेन जो है इसका वो साइक्लिक होता है, साइक्लिक चेन। अगर साइक्लिक चेन है तो साइक्लिक चेन कहने का मतलब क्या, दे हैव एबिलिटी टू फॉर्म क्लोज और रिंग, दे हैव एबिलिटी टू फॉर्म क्लोज और क्लोज चेन ऑफ कार्बन एंड रिंग चेन ऑफ कार्बन। तो कम से कम मैंने बोला 3 कार्बन होने चाहिए, 3 कार्बन से ज़्यादा हो सकता है, 4 हो जाएंगे, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, सिंगल रिंग चेन बना सकता है, डबल रिंग चेन बना सकता है, मल्टीपल रिंग चेन बना सकता है, राइट ना। तो ये साइक्लिक चेन उसका सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैटेनेशंस वी कैन से दैट कार्बन्स इज ऑफ 4 टाइप, कार्बन 4 टाइप का होता है। किसके बेसिस पर बेटा, कैटेनेशन के प्रॉपर्टीज़ पर कार्बन 4 तरीके का। एक देखिए प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन कहने का मतलब क्या होता है, व्हेन 1 कार्बन अटैच्ड विथ ओनली 1 कार्बन, एक कार्बन है और वो सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच्ड है, राइट ना। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए प्राइमरी कार्बन की बात करते हैं, एक कार्बन है, एक कार्बन, यहाँ पर बोथ कार्बन्स आर शेयरिंग ओनली 1 वैलेंसी, एक वैलेंसी सिर्फ शेयर कर रहा है एक एटम्स के साथ। ठीक है, तो ये भी 1 डिग्री हो गया, ये भी 1 डिग्री हो गया। अगर मैं दूसरा एक चेन बना दूँ, लाइक 3 कार्बन का चेन है बेटा यहाँ पर, बट द टर्मिनल कार्बन मैं काउंटिंग भी कर देता हूँ इसमें ताकि आपको समझ में आए कौन सा कार्बन आपका प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, मैंने काउंटिंग किया, 3 कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3। अच्छा, टर्मिनल एटम्स कौन है, तो पहला एटम्स और थर्ड एटम्स आर द टर्मिनल एटम्स बिकॉज दे आर टर्मिनेटिंग पॉइंट। अब देखिए पहला कार्बन भी सिर्फ कार्बन नंबर सेकेंड से जुड़ा हुआ है और कार्बन नंबर थर्ड भी सिर्फ और सिर्फ
कार्बन नंबर सेकेंड से जुड़ा हुआ है। तो अगर एक कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो, देन इन सच केस बोथ टर्मिनल कार्बन्स आर प्राइमरी इन नेचर। अब देखिए सेकेंडरी कार्बन क्या होता है बेटा, तो सेकेंडरी कार्बन कहता है क्या, सेकेंडरी कार्बन कहता है क्या कि इफ़ वन कार्बन एटम इट अटैच्ड विथ टू अदर कार्बन एटम्स, अगर एक कार्बन एटम दो कार्बन एटम के साथ अटैच है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग या ऐसे कार्बन को हम लोग सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। अब सेकेंडरी कार्बन में यहाँ पर देखिए क्या, अगर हम बात करते हैं कार्बन नंबर 2 का, तो कार्बन नंबर 2 इज शेयरिंग देयर वैलेंसी विद कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 3। तो कार्बन नंबर 2 सेकेंडरी कार्बन है बिकॉज दे हैव बोथ साइड ऑफ लिंकेज, दोनों तरफ लिंकेज है, C1 के साथ भी और C3 के साथ भी। तो दिस इज कंसिडर्ड एज 2 डिग्री कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन को 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकेंडरी कार्बन को 2 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो प्राइमरी कार्बन हो गया, सेकेंडरी कार्बन हो गया। ये नेक्स्ट जो है बेटा देखो यहाँ पर नेक्स्ट होता है हमारा क्या, टर्सरी एंड क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है, अब देखिए टर्सरी एंड क्वाटरनरी कार्बन का क्या मतलब होता है, तो टर्सरी एंड क्वाटरनरी कार्बन का मतलब समझिए। टर्सरी मतलब इफ़ वन कार्बन शेयर देयर वैलेंसी विथ 3 अदर कार्बन, 3 अदर कार्बन के साथ अगर वो अपनी वैलेंसी को शेयर कर रहा है तो क्या कहलाएगा बेटा, वो टर्सरी कार्बन कहलाएगा, राइट ना। तो जैसे देखिए यहाँ पर है आपके पास 1 2 3 और 4। ठीक है, अब मैं यहाँ पर नंबर देता हूँ, नंबर देख करके समझना बहुत आसान है। तो देखिए मैं नंबर दे रहा हूँ बेटा, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। सो कार्बन नंबर 1 3 4, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली कार्बन नंबर 1 3 4। तो कार्बन नंबर 1 इज शेयर देयर वैलेंसी विथ कार्बन नंबर 2, तो कार्बन नंबर 1 शेयरिंग देयर ओनली 1 वैलेंसी विथ कार्बन नंबर 2, सो दैट कार्बन नंबर 1 इज 1 डिग्री कार्बन। तो यहाँ पर देखिए 1 डिग्री कार्बन। Carbon number 4 is also share their valency with the carbon number 2 only, right now. So carbon number 4 is also primary carbon, 1 degree carbon. Carbon number 3 also share their valency with carbon number 2, so this is also considered as 1 degree carbon. And what we have seen that carbon number 2 share their valency with 3 primary carbon. तो देखिए ना 3 into 1 primary, तो 3 डिग्री हो गया ना। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि if one carbon is share their valency with 3 other primary carbons, ठीक है, फिर से सुनिएगा, when one carbon share their valency with 3 other primary carbon atoms, then such type of carbon is considered as tertiary carbon, right ना। और इस tertiary carbon को हम लोग 3 डिग्री कार्बन बोलते हैं। सो कार्बन नंबर 2 इज 3 डिग्री कार्बन, ठीक है ना। सो 3 डिग्री कार्बन हो गया बेटा, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। अब देखिए चौथा है आपका क्या है, क्वाटरनरी कार्बन। तो एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर। देखिए क्वाटरनरी कार्बन कहने का मतलब 1 2 और इसका नंबर कर देता हूँ, इसका नंबर भी कर देता हूँ मैं, इसका नंबर कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी बेटा नंबर काउंट कर देता हूँ 1 2 3 4 और 5। अब कार्बन नंबर 5 की ओर जरा देखिए। कार्बन नंबर 5 में क्या है बेटा, 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। 4 कार्बन जो जुड़े हैं वो कौन कौन सा है, कार्बन नंबर 5 इज अटैच्ड विथ 4 कार्बन, है ना। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। सो इफ वन कार्बन इज अटैच्ड विथ 4 अनदर कार्बन, देन सच टाइप ऑफ कार्बन इज कंसिडर्ड एज क्वाटरनरी कार्बन। तो कार्बन नंबर 5 जो है ना आपका, वो 4 डिग्री कार्बन एटम। तो आप इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, इफ वन कार्बन शेयर देयर वैलेंसी विथ 4 डिफरेंट प्राइमरी कार्बन एटम, विथ 4 डिफरेंट प्राइमरी कार्बन एटम, देन सच टाइप ऑफ कार्बन इज कंसिडर्ड एज क्वाटरनरी कार्बन। समझ में आ गया, नो डाउट ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, आगे यहाँ पर एक चीज़ और है, ठीक है बेटा लोग, ये बहुत ही मैटर रखता है आपके लिए, ये चीज़ याद रखिएगा आपको। So during the chemical reaction, what should be the reactivity of different types of carbon in the chemical reaction? तो देखिए reactivity order of carbon atom is 3 degree is more, 3 degree is more reactive as compared to the 2 degree, then 2 degree is more as compared to the 1 degree। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कार्बन कौन है, 3 डिग्री। सबसे कम रिएक्टिव कार्बन कौन है, 1 डिग्री। समझ में आया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक चीज़ और मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। एक चीज़ और समझा देता हूँ मैं आपको, क्या समझा देता हूँ, देखो यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको बोला क्या, अगर आपका कार्बन एटम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी है तो हाइड्रोजन का क्या,
ठीक है, किस तरीके का हाइड्रोजन होता है। तो देखिए आपका कार्बन अगर कैसा हो, जैसे देखिए यहाँ पर है कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, मैंने ऐसा लिखा कुछ, ठीक है, और ये रहा आपका हाइड्रोजन, ये रहा आपका हाइड्रोजन, ये रहा आपका हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए बेटा जी, अब देखिए बेटा जी, एक मिनट, जस्ट मिनट बेटा, जस्ट मिनट बेटा, ठीक है, फिर से देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3 4, यहाँ पर एक कार्बन और है ना, और हर कार्बन पर मैं हाइड्रोजन लगा देता हूँ, हर कार्बन पर मैं हाइड्रोजन लगा देता हूँ, जहाँ जहाँ पर चाहिए मुझे 1, यहाँ पर चाहिए मुझे 2, यहाँ पर चाहिए मुझे 3, और एक हाइड्रोजन मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ। 4 हाइड्रोजन मैंने लगाए, ज़्यादा नहीं लगाए। आप देखो, नोटिस करो, आपका जो पहला हाइड्रोजन एटम है, ये मैं काउंटिंग कर देता हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5। So the hydrogen situated at carbon number 1 and carbon number 5 is 1 degree hydrogen atom. 1 degree hydrogen atom हम क्यों बोले हैं? Because the carbon itself is primary. तो अगर प्राइमरी कार्बन पर आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो पॉइंट वाइज भी 1 डिग्री होगा। तो यानी ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन है और कार्बन नंबर 5 का भी हाइड्रोजन क्या आपका 1 डिग्री है, ठीक है। तो कार्बन नंबर 1 का भी हाइड्रोजन 1 डिग्री है, कार्बन नंबर 5 का भी हाइड्रोजन एटम 1 डिग्री है। तो ये दोनों 1 डिग्री एटम्स हैं। अब समझिएगा, कार्बन नंबर 2 जो है उसकी 2 वैलेंसी शेयर है, एक वैलेंसी C1 के साथ, एक वैलेंसी C3 के साथ। तो जब एक वैलेंसी C1 के साथ है, एक वैलेंसी C3 के साथ है, तो इसकी टोटल कितनी वैलेंसी शेयर हो गई कार्बन के साथ? 2। देन द कार्बन नंबर सेकेंड इज योर सेकेंडरी कार्बन एटम। So the hydrogen atom present at secondary carbon atom is also considered as 2 degree hydrogen atom. तो सेकेंड कार्बन पर अटैच्ड हाइड्रोजन आपका 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट देखो बेटा, कार्बन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। कार्बन नंबर 3 इज शेयरिंग देयर वैलेंसी विद कार्बन नंबर 2, 4 एंड 5। वो अपनी वैलेंसी 2 के साथ भी शेयर कर रहा है, 4 के साथ भी शेयर कर रहा है, 5 के साथ भी शेयर कर रहा है। तो ये जो तीसरा कार्बन है, दैट थर्ड कार्बन इज कंसिडर्ड एज योर 3 डिग्री कार्बन, क्योंकि दे हैव शेयर देयर वैलेंसी विद 3 डिफरेंट कार्बन एटम। तो 3 डिफरेंट कार्बन एटम के साथ यहाँ पर अटैच है इसकी वैलेंसी, इसलिए यहाँ पर ये वाला जो हाइड्रोजन है वो 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो इसमें क्या है, 2 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम है जो प्राइमरी कार्बन एटम पर प्रेजेंट है, 1 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम है जो सेकेंडरी कार्बन पर प्रेजेंट है, और एक 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम है जो टर्सरी कार्बन एटम पर प्रेजेंट है। और क्वाटरनरी कार्बन एटम पर तो हाइड्रोजन प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, बिकॉज कार्बन हैज़ ओनली 4 वैलेंसी, और 4 में से 4 वैलेंसी अगर कार्बन के साथ शेयर है तो हाइड्रोजन के साथ शेयर करने के लिए वैलेंसी बचा नहीं। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई डाउट वाली बात तो नहीं है ना बेटा लोग? कोई बात तो नहीं है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रॉपर्टीज़ को समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है, कुछ और सीखने का कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझिए, मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ। कैटेनेशन की जब बात छेड़ी गई तो एक चीज़ और समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे कैटेनेशन को अगर हम उसके फंक्शनल ग्रुप के साथ देखते हैं, कैटेनेशन को अगर हम उसके फंक्शनल ग्रुप के साथ देखते हैं तो कार्बन 3-4 तरीके का और होता है। एक होता है अल्फ़ा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन, डेल्टा कार्बन, ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, 4 कार्बन तक आप जा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए क्या है यहाँ पर, समझ लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन हो गया, 5 रख देते हैं। अब यहाँ पर मैं एक फंक्शनल ग्रुप लगा देता हूँ। फंक्शनल ग्रुप आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ऐसे फंक्शनल ग्रुप इज कंसिडर्ड एज हेटेरो एटम, दैट इज द ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिफाइन द नोमेनक्लेचर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए क्या आपके पास है OH, यहाँ पर आपके पास है OH, ठीक है। अगर OH है यहाँ पर आपके पास, तो ये वाला काउंटिंग में कार्बन नंबर 1 हो गया, ये वाला काउंटिंग में कार्बन नंबर 2 हो गया,
ये वाला काउंटिंग में कार्बन नंबर 3 और इस वाले कार्बन में कार्बन नंबर 4। अब यहाँ पर समझिए ये जो कार्बन अलग अलग है, OH इज सिचुएटेड एट C1 कार्बन, सो दैट कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन। मतलब जिस कार्बन पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन। नेक्स्ट देखिए आपको सेकेंड कार्बन एटम। सेकेंड में हम क्या देख पा रहे हैं बेटा, यहाँ पर देखो सेकेंड, द एडजेसेंट कार्बन ऑफ अल्फा इज नोन एज बीटा कार्बन। मतलब अल्फा कार्बन के एडजेसेंट वाला जो कार्बन एटम है वो आपका बीटा होगा। तो C1 के बगल में C2 है, तो C2 क्या होगा आपका, बीटा कार्बन है, तो C2 हो गया आपका बीटा कार्बन, बीटा PHB भी है ना, पढ़ेंगे पॉलीमर में हम लोग, है ना, ठीक है। बीटा हाइड्रोक्सी, है ना, ये पढ़ेंगे हम लोग हेल बेलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शंस में। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा का इंपॉर्टेंस होता है। अल्फा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड, गामा एमिनो एसिड, डेल्टा एमिनो एसिड, ये सब बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया और डेल्टा हो गया, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा कार्बन कौन सा कार्बन हो गया आपका, द कार्बन एट विच फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, द कार्बन एट विच फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट। बीटा कार्बन क्या हो गया, तो द एडजेसेंट कार्बन एटम्स विच आर सिचुएटेड ऑन द अल्फा कार्बन। गामा कार्बन कौन सा हो गया बेटा, तो द कार्बन एटम्स विच आर सिचुएटेड ऑन द अल्फा कार्बन, सॉरी बीटा कार्बन, सॉरी बेटा बीटा कार्बन। गामा कौन हो गया, जिस पर बीटा कार्बन पर प्रेजेंट। डेल्टा क्या हो गया, तो एडजेसेंट कार्बन एटम फ्रॉम गामा, ठीक है ना, प्रोसीडिंग अवे फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप, टुवर्ड्स द फंक्शनल ग्रुप नहीं, अवे फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, दे आर कंसिडर्ड एज गामा कार्बन। और इसी के बेसिस पर हम अल्फा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड, गामा एमिनो एसिड्स को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले कैरेक्टरिस्टिक की ओर, एंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन कंपाउंड एंड इट इज नोन एज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस ऑर्गेन्स, ऑरिजिन सेम, फंक्शनल, फंक्शन डिफरेंट। यहाँ पर देखिए क्या फंक्शन डिफरेंट क्यों हुआ, देखो किसकी बात कर रहे हैं, ऑरिजिन सेम फंक्शन डिफरेंट, ये होता है आपका क्या, होमोलोगस। अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्या, देखो बेटा रे, कि होमोलोगस सीरीज जो है वो एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड होता है, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड है इन विच द कॉरस्पेंडिंग कंपाउंड इज डिफर बाय द केमिकल फार्मूला ऑफ CH2। मतलब एक कंपाउंड का फार्मूला को दूसरे कंपाउंड के फार्मूला के साथ आप कंपेयर करते हैं तो दोनों कंपाउंड के फार्मूला में CH2 का अंतर होता है। तो दैट मीन देखिए डिफरेंस, जैसे मान के चलो बेटा क्या, मान के चलो क्या बेटा आपका है, मान के चलो आपका है CH4, देखो ना इसमें फार्मूला लिख दो। मान लीजिए कि आपके पास है अल्केन, आपके पास है अल्केन। अगर हम बात करते हैं अल्केन का, तो अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अब इसमें n=1 रखते जाइए, n=2, 3, 4 तो बदलता जाएगा कंपाउंड। तो n=1 पर है आपका CH4, n=2 पर है आपका C2H6, ठीक है ना, n=3 पर है आपका C3H8 और n=4 पर है आपका C4H10। ये 4 कंपाउंड्स हैं। अब कंपेयर कर लीजिए इसमें, अब आप कंपेयर कर लीजिए, जब आप कंपेयर करेंगे कंपाउंड नंबर 1 to 2 मतलब मीथेन से इथेन में, तो मीथेन से इथेन में डिफरेंस CH2 का, मीथेन से इथेन में डिफरेंस CH2 का, इथेन से प्रोपेन में डिफरेंस CH2 का। देखो 3 - 2 एक कार्बन डिफरेंस, 8 - 6 दो हाइड्रोजन डिफरेंस, तो डिफरेंस ऑफ CH2। 3 से 4 में जाएंगे तब भी डिफरेंस CH2। तो हम लिखते हैं क्या, द सीरीज इन विच द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एडजेसेंट मेंबर। देखिए होमोलोगस सीरीज कहने का मतलब क्या, द सीरीज इन विच द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एडजेसेंट मेंबर्स डिफर बाय अ CH2 यूनिट इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज, ठीक है। एंड द इंडिविजुअल मेंबर कॉल्ड होमोलोगस या होमोलोग, ठीक है। मीथेन इथेन आर होमोलोग पेयर, है ना, इथेन प्रोपेन आर होमोलोग पेयर, बट इथेन और इथीन इज नॉट द होमोलोग पेयर क्योंकि उनका फार्मूला सेम नहीं है, फार्मूला डिफर कर गया, ठीक है ना। अब देखिए इसके बेसिस पर हम कर सकते हैं क्या, इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या कहता है बेटा कि द सीरीज ऑफ सिमिलरली कंस्टिट्यूट कंपाउंड्स इन विच द मेंबर्स पोजेस द सेम फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल की बात करेंगे तो अल्कोहल का ही आप होमोलोगस सीरीज निकालिएगा तो फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। द कंपाउंड्स ऑफ अल्कोहल आर नॉट होमोलोगस विद द कंपाउंड्स ऑफ ईथर बिकॉज फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट।
द कंपाउंड्स ऑफ कीटोन्स आर नॉट होमोलोगस विद द कंपाउंड्स ऑफ एल्डिहाइड बिकॉज द फंक्शनल ग्रुप आर डिफर। तो फंक्शनल ग्रुप डिफर करेगा तो होमोलोगस सीरीज भी डिफर कर गया, आपका पूरा सीरीज डिफर कर गया। अल्कोहल की बात करेंगे तो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, मतलब मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल एक सीरीज में आ जाएगा। एल्डिहाइड की बात करेंगे आप तो मिथानल, इथानल, प्रोपानल एक सीरीज में आ जाएगा। इसका मतलब फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपिनियल्डिहाइड, ब्यूटाइल्डिहाइड, ये सब क्या होगा, एल्डिहाइडिक होमोलोगस सीरीज में आएगा। तो फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कंपाउंड विल बी सेम, होमोलोगस सीरीज का, तो फंक्शनल ग्रुप विल बी सेम। नेक्स्ट, अगर बेटा फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा, सो दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। लाइक जैसे मीथेन का आप कंबशन करा दीजिए, मीथेन कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, तो अगर मीथेन का आप कंबशन कराइएगा तो कार्बन और हाइड्रोजन के कंबशन से CO2 और H2O बनेगा। क्या बनेगा बेटा, CO2 और H2O बनेगा, ठीक है ना। ओके हाँ बेटा, तो हम क्या देख पा रहे थे कि होमोलोगस सीरीज में जो कंपाउंड्स है उसके फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा। जैसे मिथेनॉल, मैंने आपको बताया, सॉरी मिथेन है, तो मिथेन को अगर ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो CO2 H2O बनाएगा बिकॉज दे ओनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इथेन है आपका C2H6, कार्बन और हाइड्रोजन है, उसका भी कंबशन अगर आप करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो वो भी CO2 H2O ही बनाएगा। मान लो आपके पास मिथेनॉल है, मिथेनॉल का रिएक्शन आप HCl के साथ करा दीजिए, OH हटेगा, क्लोरीन आ जाएगा, क्लोरोमीथेन बनाएगा। आपके पास इथेनॉल है, उसका भी रिएक्शन आप HCl के साथ करा दीजिए, क्लोरीन आ जाएगा, OH हट जाएगा, क्लोरोइथेन बनाएगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज विल बी सेम। तो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, ऑल द मेंबर्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑलमोस्ट सिमिलर मेथड। जितने भी कंपाउंड्स है सेम मेथड से लगभग बनेंगे, ठीक है। विथ इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सीरीज द फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरीज ग्रेजुअली। ऑब्वियसली बेटा, मॉलिक्यूल का मोलर मास बढ़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, उसके बीच का फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बढ़ जाएगा, स्ट्रक्चर्स का जब लेंथ बढ़ेगा तो वैन डेर वाल फोर्स बढ़ जाएगा, है ना। तो फोर्स बढ़ने से ना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो आपको यह याद रखना है, ठीक है, कि मेंबर इंक्रीज हुआ, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ, सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, द टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स डिफर इन देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय CH2। ये तो उसका फंडामेंटल फार्मूला ही है, ठीक है। क्लियर है ना, अभी तक कोई डाउट तो नहीं है ना। ऐसा भी बेसिक चीज़ है, ये सब चीज़ आपको आना चाहिए, है ना। अब अगला देखो क्या है, अगला वही है जिसकी बातें हम कर रहे थे, है ना, कि आपका क्या है, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन ग्रुप कह रहा कि अल्केन ग्रुप के होमोलोगस सीरीज के बारे में बात कीजिए आप। तो जैसे देखिए, अल्केन की बात कर लेते हैं बेटा। तो अल्केन में क्या होता है, जनरल फार्मूला हो गया आपका, अल्केन का जनरल फार्मूला हो गया आपका CnH2n+2 वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। हम बात कर सकते हैं वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, और नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर है तो यहाँ पर बात कर सकते हैं बेटा n इक्वल टू 1 2 3 4 5 हो सकता है। अगर n इक्वल टू 1 रखते हैं तो आपका कंपाउंड है CH4, n इक्वल टू 2 रखते हैं तो आपका कंपाउंड है C2H6, n इक्वल टू 3 रखते हैं तो आपका कंपाउंड है, सॉरी C3 लिखना था, H3 लिख दिया, आपका कंपाउंड है C3H8। अगर 4 रखते हैं, 4 रखते हैं तो आपका कंपाउंड है C4H10। और यहाँ से यहाँ तक आने पर, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टी विथ एडजेसेंट कंपाउंड। तो यहाँ से यहाँ तक में 2 से 1 कार्बन, तो CH2, यहाँ से यहाँ तक CH2, यहाँ से यहाँ तक CH2। अब अगर इफ़ द कंपाउंड्स डिफर बाय द यूनिट ऑफ CH2 देन डेफिनेटली देयर एटॉमिक मास यूनिट विल डिफर बाय द 14 AMU। देखिए, कार्बन का 12 AMU, हाइड्रोजन के 2 एटम है, 2 × 1, तो +2 × 1 इज इक्वल टू 14 AMU। So the exactly compound differ by the 14 AMU. If the molar mass of the compound is differ by 14 unit या 14 AMU, the we are talking about the gram atomic mass or atomic mass unit, right? Now, so if the atomic mass unit of the compounds is differ by 14 AMU, definitely their boiling point will change because the amount of heat energy required will change, right ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 14 AMU डिफर कर रहा है मोलर मास, तो वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा बेटा, ठीक है। आप दूसरा भी एग्जांपल दे सकते हैं, आप ना इसका दूसरा एग्जांपल भी दे सकते हैं। लाइक जैसे देखिए, मान लीजिए क्या आपके पास है अल्कोहल का,
फार्मूला ऑफ अल्कोहल। तो जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल आपका हो जाएगा क्या, CnH2n+1, क्योंकि एक हाइड्रोजन हटाएंगे तब आप OH लगाएंगे, OH हो गया फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर भी बेटा n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, देयर रखेंगे, बहुत अच्छा आपका क्लास होने वाला, ठीक है ना। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल स्ट्रांग होगा, आपकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। डू नॉट टेक टेंशन, राइट ना, आई एम विथ यू, बट यू हैव टू बी विथ मी, राइट ना, विथ योर पेशेंस, ठीक है। ओके, नाउ 1 2 3 4 5, अगर आप टारगेट के स्टूडेंट होंगे तो ऑब्वियसली आपको ये आता होगा, नो डाउट, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट हैं हम सबको लेके चल रहे हैं, है ना, जीरो से लेकर के हीरो तक वाले लेक्चर हम लेके चल रहे हैं, राइट ना। तो आपको क्या करना है, पेशेंस भी रखना है और आगे चलना भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 है, 6 तक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो देखो 1 अगर रखा तो बेटा आपका आ गया CH3OH, 2 रखा तो आपका आ गया C2H5OH, 3 रखा तो आपका आ गया C3H7OH। सब में OH कॉमन है, फंक्शनल ग्रुप है OH, सब में OH कॉमन है, फंक्शनल ग्रुप है OH आपका, OH क्या है आपका, फंक्शनल ग्रुप है। अब देखिएगा यहाँ से आता है, इसमें 1 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है, तो कार्बन का डिफरेंस 1 हो गया। इसमें 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 5 हाइड्रोजन है, तो 3 2 5 यानी CH2, यहाँ से भी CH2। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसको मैं बोल देता हूँ 1, इसको 2, इसको 3। हम देख पा रहे हैं क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम थर्ड में ज़्यादा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम फर्स्ट सेकंड में कम है, तो थर्ड में सबसे ज़्यादा है, मोलर मास सबसे ज़्यादा हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाएगा, लेंथ बढ़ गया, वैन डेर वाल फोर्स बढ़ जाएगा, राइट ना, इंट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। तो स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन का वैन डेर वाल फोर्स ज़्यादा होता है, राइट ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थर्ड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा सेकंड से, फिर सेकंड का बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट से ज़्यादा होगा, तो फर्स्ट का बॉइलिंग पॉइंट कम, थर्ड का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है बेटा। आगे बढ़ें, अब देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे सिमिलर होगा, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे सिमिलर होगा। तो देखो आपके पास है मेथेनॉल और उसका रिएक्शन हम कराते हैं HCl के साथ, ठीक है। आपके पास है मेथेनॉल, ओह एक सेकेंड बेटा, जस्ट मिनट बेटा, तो देखो बेटा मैं बात करता क्या केमिकल फार्मूला का, ठीक है ना। तो आपके पास है, लेट अस से दैट क्या आपके पास है CH3OH, ठीक है ना, CH3OH, और आप रिएक्शन करें किसके साथ, HCl के साथ। कैटेलिस्ट के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं ZnCl2, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ठीक है। ओके, अब देखना थोड़ा सा, हाइड्रोजन और क्लोरीन में से क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो क्लोरीन पर रखिए नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर लाइए पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए CH3OH है, CH3OH में से ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एंड ऑक्सीजन इज नॉन मेटल हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, तो ऑक्सीजन के ऊपर अभी आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल ही सब आएगा। मैं समझाने के लिए आपको एक कंप्लीट चार्ज के द्वारा समझा रहा हूँ, ज़्यादा आसानी से आपको याद रहेगा। आपको कंसिडर करना चार्ज इज पार्शियल। नेक्स्ट, नाउ HCl में H+ प्रोटॉन है और अल्कोहल के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सो दे आर एबल टू बिहेव एज लुईस बेस। जिनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, दे आर एबल टू बिहेव एज लुईस बेस। तो ये अपने लुईस बेसिक प्रॉपर्टीज़ के कारण प्रोटॉन को अपना H+ डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये डोनेट करेगा बेटा, तो CH3 अपना बॉन्ड तोड़ेगा, तो OH और H2O बना के हट लिया, OH और H2O बना के हट लिया। अब क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, CH3 पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी आयन को एक्सचेंज करा लेगा। जैसे ही आयन एक्सचेंज होगा आपका क्या बन जाएगा, CH3Cl,
सो दिस इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक OH हटा, Cl आया। अब देख लो अगर 2 कार्बन का कंपाउंड होता तब क्या होता है, क्या सेम केमिकल रिएक्शन होता है या नहीं, वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखो बेटा, यहाँ पर आपके पास है CH3, आपके पास है CH2, आपके पास है OH, यहाँ पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। रिएक्शन के लिए हम लेके चल रहे हैं HCl। अब अगेन सिमिलर फेनोमेना है, कैटलिस्ट के रूप में हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। अब ये देखिए जिंक क्लोराइड क्या करता है, तो ये कैटलिस्ट है, रिएक्शन को इनिशिएट कराएगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के कारण पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर के कारण नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर इथेनॉल में से ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, CH2 पर बेटा आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब आप खुद फिर से आयन को एक्सचेंज कीजिए, OH को H+ के साथ जोड़िए, Cl को CH2 के साथ जोड़िए, तो OH और H अगेन आपके लिए बनाया H2O, और क्लोरीन बेटा CH3 CH2 के साथ अटैच्ड हो गया। तो देखो ये है क्लोरोमीथेन और ये है क्लोरोमीथेन और ये है क्लोरोइथेन। सिमिलर केमिकल रिएक्शन हुआ ना। तो होमोलोगस सीरीज का खास एडवांटेज है कि दे हैव प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर केमिकल रिएक्शन, दे हैव प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। क्या बात है, अभी तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अभी तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा जो होमोलोगस सीरीज़ था उसकी कहानी हमने अच्छे से समझ लिया, ठीक है ना। तो होमोलोगस सीरीज़ की कहानी हो गई। अब हम बात करते हैं बेटा जी, अब हम बात करते हैं किसका बेटा जी, टेट्रावैलेंस से, है ना। टेट्रावैलेंस से, टेट्रा का मतलब ही बेटा होता है 4। टेट्रा का मतलब क्या होता है, तो टेट्रा का मतलब होता है 4, चार वैलेंसी, राइट ना। देखो, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ कार्बन का। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बेटा तो ये हो जाएगा क्या, 1s2 2s2 2p2, ठीक है, 1s2 2s2 2p2। अब देखिए ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4। ऐसा तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैन बी शेयर्ड, ठीक है। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैन फॉर्म द सिंगल बॉन्डिंग। तो क्या है कि जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स देखेंगे या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम देखेंगे, तो ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम के हिसाब से देखो S1 ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन, एक का प्लस हाफ दूसरे का माइनस हाफ। P में 3 ऑर्बिटल होता है बेटा, Px P by Pz। सो द P ऑर्बिटल्स हैव द डिजेनरेसी ऑफ एनर्जी। ऐसा इसलिए हो पाता है ना क्योंकि P का आप अगर श्रोडिंगर वेव डायग्राम देखेंगे तो उसमें क्या होता है, एनर्जी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है फ्रॉम ईच लोब, इन द ईच लोब, एंड दे हैव सेम शेप, सेम एनर्जी एंड सेम साइज ऑफ द P सबसेल। सो Px P by Pz, the 3 orbitals have same shape, same energy and same size. That's why they are considered as degeneracy of energy. अब जब आपका ऑर्बिटल डीजेनरेट है, मतलब स्लाइटली डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो क्या होगा, आपका हुंड्स के मैक्सिमम रूल मल्टीप्लिसिटी को फॉलो करेगा। पहला एक इलेक्ट्रॉन Px में आएगा, फिर दूसरा एक इलेक्ट्रॉन Py में जाएगा और फिर Pz में जाएगा, तो Px Py Pz, है ना। तो पहला इलेक्ट्रॉन आया आपका Px में और दूसरा Py में, तो इसको कंसिडर कर लो Px बेटा, इसको कंसिडर कर लो Py में। तो ग्राउंड स्टेट में जब आपने कार्बन को एनर्जी नहीं दिया तो कार्बन के पास सिर्फ और सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ओनली 1, मतलब हियर कोवैलेंसी ऑफ कार्बन विल बी 2 बिकॉज द कार्बन हैज़ only 2 unpaired electrons. But when we increase the energy of electrons, in that case the opposite spin of s electrons will jump into the higher orbital and in the pz orbital. So in the excited state the unpaired electrons will be 4. If the unpaired electrons will be 4, then the carbon has tendency to share all the 4 electrons, and these tendency is known as tetracovalency. This tendency is known as tetracovalency. समझ में आ गया आपको यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना। ओके, तो कार्बन का ये कुछ बेसिक फंडा था जिसके बेसिस पर हम कार्बन के कॉन्सेप्ट को शेयर कर सकते हैं कि कार्बन टेट्राकोवैलेंसी क्यों शेयर करता है
और कार्बन टेट्रा कोवैलेंसी के बाद किस तरीके का बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो देखिए, टेट्रा कोवैलेंसी के साथ साथ हम बात करेंगे आगे हाइब्रिडाइजेशन का। आपका अगला लेक्चर होगा बॉन्डिंग इन कार्बन एटम, फिर हम आईपेक नोमेनक्लेचर में एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से कि टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्डिंग इज ऑल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, यूनिक प्रॉपर्टीज में से आता है कि कार्बन कैन फॉर्म कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कैन फॉर्म कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कैन फॉर्म कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंड कार्बन कैन फॉर्म 2 डबल बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए 2 डबल बॉन्ड की कहानी समझिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। ईच सिंगल बॉन्ड इज अ सिग्मा बॉन्ड बिकॉज हियर द बॉन्ड कैन बी फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो सिग्मा बॉन्ड लीनियर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब एक डबल बॉन्ड है ना बेटा, एक डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, क्योंकि लैटरल ओवरलैपिंग से यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब एक ट्रिपल बॉन्ड है आपका, देखो यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड है। अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में हो गया आपका एक सिग्मा 2 पाई, ठीक है ना, एक सिग्मा और 2 पाई, तो एक सिग्मा और 2 पाई। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पर हो गया पाई नंबर 1, यहाँ हो गया पाई नंबर 2, तो यहाँ पर भी तो 2 पाई है। जैसे ही 2 पाई बन गया ना, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ये कार्बन आपका sp हाइब्रिडाइज्ड, sp2 नहीं है, sp हाइब्रिडाइज्ड, 2 सिग्मा 2 पाई, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सो कार्बन नंबर 3 इज sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है ना, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 3, ये 1, ये 2, ये 3, ये वाला बेटा हो जाएगा sp2 और कार्बन नंबर 1 भी हो जाएगा आपका sp2, बट कार्बन नंबर 2 इज योर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। सो ड्यू टू द differ in hybridization state, they have tendency to form single bonding and multiple bonding. So on the concept of multiple bonding, the carbon compounds can form lots of organic compounds. ठीक है, ओके बेटा। अब देखो, अगर कार्बन का केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है by the sharing of 4 valence electron, if the carbon can share their 4 electrons, इसका मतलब क्या हो गया, they are able to form tetrahedral shape due to the sp3 hybridization। तो देखिए यहाँ पर क्या है, the 4 covalent bonds are directed towards the 4 corners of the regular tetrahedral। एक रेगुलर टेट्राहेड्रल के 4 कॉर्नर्स होते हैं और उस चारों कॉर्नर पर कार्बन के जो बॉन्ड होते हैं दे आर ओरिजिनेटेड एंड दैट इज सिग्मा बॉन्ड। ये सभी सिग्मा बॉन्ड होंगे। अब अगर ये सिग्मा बॉन्ड है बेटा, तो इस सिग्मा बॉन्ड का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109.28 मिनट। और अगर 109 डिग्री 28 मिनट है, तो ये लगभग आपका 109.5 से 109.28 डिग्री तक क्या हो सकता है, वेरी कर सकता है। तो ये उसका टेट्राहेड्रल क्या है, प्रॉपर्टीज़। ओके, फिर यहाँ तक आई होप सब कुछ ठीक रहा होगा, है ना। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना क्या करें, स्टडी नोट्स बनाएं, जो पॉइंट्स आपको लगता है ज़रूरी है, कंपलसरी है, उसके नोट्स बनाएं, ठीक है। और अपने पास आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 11th का NCERT बुक फॉलो करें, आप रीड आउट स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। फिर सी यू टुमारो। ओके, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग।